everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to discuss some interview questions of heat transfer. This is my 8th episode of the interview question series. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will miss out my upcoming video notification. And this video is beneficial for chemical, mechanical and civil engineers. So without wasting your time, let's get started with the video. जैसे कि आपको पता है कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो अगर आपने हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताया तो डेफिनेटली एकदम 100% मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं 7 से 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आपसे पूछेगा. तो डेफिनेटली आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ, वो स्टार्टिंग चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक मैं इंक्लूड करूँगी. तो आज के जिस चैप्टर में हम कंडक्शन से और इंसुलेशन पार्ट से हम यूज़ करके सारे क्वेश्चन मैंने बिल्ड किए हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए और थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आया करिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी एंड व्हाट इज़ इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी आपने कंडक्शन पार्ट में पढ़ा है, बहुत ही सिंपल है. दैट थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन. बेसिकली what it shows that it is shows the speed of penetration of heat into the body of the material under the applied thermal load at its surface. तो बेसिकली क्या बता रहा है ये कि कितना स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन, कितने स्पीड से जो हीट है वो बॉडी को पेनिट्रेट कर रही है अंडर द अप्लाइड थर्मल लोड एट इट्स सरफेस. तो हम थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, और अल्फ़ा को हम फॉर्मुलेट करेंगे इसको, तो वो हो जाएगा हीट कंडक्टेड अपॉन हीट स्टोर. ठीक है, हीट स्टोर. ओके, अगर हम इसकी बात करें यूनिट की, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक, तो अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा हीट कंडक्टेड यानी K अपॉन रो Cp. ठीक है, अब ये इसकी फॉर्मूले के बारे में हो गई, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो बेसिकली ये क्या है, इट डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीट इनटू द बॉडी ऑफ मटेरियल अंडर द अप्लाइड थर्मल लोड एट इट्स सरफेस. ठीक है, अब हम वैल्यू की बात करते हैं कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की वैल्यू रेंज क्या होगी. तो अगर हम सबसे पहले मिनिमम रेंज जो होगी वो कॉक की होगी, वो होगी 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶. कॉक के लिए होगी 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶. ठीक है, और दूसरी पोटेशियम के लिए, जिसके लिए मैक्सिमम होगी, पोटेशियम के लिए हो जाएगी 300 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, ये इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज होगी तो वो क्या डिनोट कर रहा है, और अगर स्मॉल होगी तो क्या डिनोट करेगा. तो लार्ज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा डिनोट्स द हीट इज़ प्रोपोगेटेड फास्ट इनटू द मीडियम. ठीक है, तो अगर अल्फ़ा की वैल्यू अगर फास्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीट इज़ प्रोपोगेटिंग फास्ट इनटू द मीडियम. अगर वैल्यू स्मॉल होगी तो क्या होगा, तो इट मीन्स दैट हीट इज़ मोस्टली एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल एंड द स्मॉल अमाउंट कंडक्टेड फर्दर. तो वैल्यूज़ लार्ज और उसकी लो पे भी डिपेंड कर रहा है कितना हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है. अगर स्मॉल है तो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है मटेरियल, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट वो कंडक्ट कर रहा है फर्दर. जबकि अगर लार्ज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होगी तो वो हीट इज़ प्रोपोगेटेड इनटू द मीडियम. ठीक है, फास्टली इनटू द मीडियम. तो ये हमने थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला, उसके यूनिट, उसका वैल्यू रेंज और उसकी अल्फ़ा के वैल्यू का वेरिएशन. ठीक है, कि स्मॉल है कि लार्ज है. तो इस तरीके से हमें थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी पूरी तरीके से क्लियर हो गई. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंसुलेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब हम बात करते हैं इंसुलेशन की. इंसुलेशन की बात करें तो अगर एक और चीज़ मैं आपको थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में बता दूं इससे पहले, आगे आने से पहले, कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज़ द, अगर हम दूसरी वर्ड्स में इसको बोलना चाहें तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज़ द रेट ऑफ मास ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया पर यूनिट
concentration gradient. So mass diffusivity is measured in terms of diffusive coefficient. ठीक है, तो ये मास डिफ्यूजिबिलिटी की बात होगी. अगर लेकिन थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की बात करें तो थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी बाय द कंडक्शन कंपेयर टू द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर इन द थर्मल एनर्जी. ये एकदम सही बात है. ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीज़न फॉर इंसुलेटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट. ऐसे कौन से रीज़न हैं जिसके लिए हम प्लांट को इंसुलेट करते हैं और या इक्विपमेंट को इंसुलेट करते हैं. तो इंसुलेशन मतलब क्या होता है, मीन्स कि जो हीट का जो भी रिएक्टर्स, आपको बेसिकली रिएक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि रिएक्टर्स को हम इंसुलेट करते हैं क्योंकि हम उसका मेंटेन करना चाहते हैं प्रोसेस टेम्परेचर. ठीक है, इस वजह से हम लोग इंसुलेशन करते हैं. तो इसी तरीके से हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द reason for insulating plant and equipment. So there are the few reasons like to save the energy and consequent reduction in the carbon dioxide emission from the fossil fuel. अब देखो fossil fuel में क्या होता है, fossil fuel की बात करें अगर हम उसको उसका रिएक्शन कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है. तो उस एमिशन को रोकने के लिए तो हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को सेव करने के लिए हम उसको इंसुलेशन में प्रोवाइड करते हैं. ठीक, ये एक हो गया. और फिर दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, टू हेल्प मेंटेन प्रोसेस टेम्परेचर. हम लोग को क्या चीज़ के लिए हम इंसुलेशन करते हैं, प्रोसेस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए. तीसरी चीज़ आगे टू प्रोटेक्ट द साइट पर्सनल अगेंस्ट बर्न. तो बर्निंग के जो साइट है पर्सनली उसको बर्निंग से बचाने के लिए, मीन्स कि टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस, जो भी टेम्परेचर होगा आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन शुड नॉट बी अलाउ टू राइज अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रिवेंट द बर्न. मतलब कि उसका आउटर इंसुलेशन का जो सरफेस होगा वो आउटर सरफेस टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्न की कंडीशन हो जाती है. दूसरा बात ये हो जाती है टू प्रिवेंट कंडेंसेशन, कि किसी तरीके से कंडेंसेशन की प्रोसेस ना वहाँ पे कैरी आउट हो, इसलिए हम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं. टू प्रोटेक्ट, नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉस्ट, टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम करोजन, ये भी एक रीज़न है. टू प्रोवाइड द फायर प्रोटेक्शन, ये फायर प्रोटेक्शन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेसिव हीट से फायर जनरेट हो जाता है. ठीक है, तो ये इंसुलेशन के बारे में था कि क्यों हम प्लांट को इक्विप्ड करते हैं, किससे, इंसुलेशन से. ठीक, तो ये फ्यू रीज़न थे. अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल. अब ऐसी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल को चूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए. तो इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, इट शुड हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, ये तो होना ही चाहिए सबसे ज़्यादा कि इसका लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए. नेक्स्ट होना चाहिए कि रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, भी होना चाहिए. ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए इसके लिए. ठीक है, कि रजिस्ट करे. फिर इसकी बात दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि इसके पोरोसिटी बहुत होनी चाहिए, पोरोसिटी हाई पोरोसिटी होनी चाहिए. ठीक है, हाई क्या पोरोसिटी. ठीक है, हाई पोरोसिटी होना चाहिए. फिर एज ऑफ एप्लीकेशन ऑन द सरफेस. अब इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना वो स्मूथ होना चाहिए कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर कोटिंग उसकी की जा सके. ठीक है, तो कोटिंग की जा सकती है, इंसुलेट हो सके, मतलब कि पुट कर सके उसे. ठीक है, तो एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द सरफेस. फिर जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक. ठीक है, साथ ही साथ नॉन फ्लेमेबल भी होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल भी होना चाहिए. दूसरी चीज़, ये कुछ चीज़ें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से डिपेंड करती है, ताकि नॉन करोसिव होनी चाहिए और गुड स्ट्रेंथ होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी, जो इंसुलेटिंग मटेरियल में होनी चाहिए. कौन कौन सी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, हाई पोरोसिटी,
एज ऑफ एप्लीकेशन ऑन द सरफेस, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन फ्लेमेबल, नॉन कोरोसिव एंड गुड स्ट्रेंथ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये इसकी इंसुलेटिंग मटेरियल की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट एबेस्टोज। ठीक है, एबेस्टोज के बारे में क्वेश्चन है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एबेस्टोज। व्हाट इज एबेस्टोज? Asbestos is the insulating material. What is the important limitation involved in the application? तो इसकी एबेस्टोज जो होते हैं बेसिकली क्या होता है, एबेस्टोज जो है एक तरीके का कार्सेनिक मटेरियल है। किस टाइप का मटेरियल है? कार्सेनिक मटेरियल है। अब कार्सेनिक मटेरियल क्या होता है, अब मुझे कौन बताएगा ये कि कार्सेनिक मटेरियल क्या होता है। कार्सेनिक मटेरियल जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो किस में यूज़ होते हैं? कार्सेनिक मटेरियल जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, मतलब हार्मफुल है किसके लिए? जो कार्बन, जैसे आप कैंसर डिसीज़ आप जानते हैं, तो कैंसर डिजीज़ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये इस तरीके से इसको मैं कहना चाहती हूँ कि एबेस्टोज जो है वो बेसिकली कार्सेनिक मटेरियल है और मैनी कंट्रीज़ जो है वो बैन कर चुकी है इसका मैन्युफैक्चर और यूज़। क्यों? क्योंकि एबेस्टोज डस्ट जो है वो रिजल्टिंग फ्रॉम द demolition of the structure with asbestos containing material is particularly harmful to export the workers। बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पे एबेस्टोज का प्रोडक्शन हो रहा था तो वो उसका जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या वर्कर्स के लिए ही हार्मफुल हो गया था। इस वजह से दिस इज़ द रीज़न, ड्यू टू दिस रीज़न एबेस्टोज आर डिसकंटिन्यू एज इंसुलेटिंग मटीरियल्स। वहाँ के वर्कर्स के लिए ही इम्पॉसिबल हो रहा था और वहाँ के वर्कर्स को ही ये कार्सेनिक मटेरियल की वजह से ये हार्म पहुँचा रहा था। इस वजह से इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और यूज़ सारी चीज़ें बैन कर दी गई काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। ठीक है, ये एबेस्टोज के बारे में था। एबेस्टोज जो है वो बेसिकली इंसुलेटिंग मटेरियल है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कि what type of insulating material is used as a insulation in domestic refrigerator and what is the application of rigid insulation। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो बेसिकली रिजिड पॉलीयूरेथिन फोम, जो रिजिड पॉलीयूरेथिन हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं कि ये जो रिजिड पॉलीयूरेथिन की बात कर रही हूँ मैं, रिजिड पॉलीयूरेथिन की बात कर रही हूँ फोम की, और कौन सा? सेल्युलर पॉलीस्टाइरीन are other rigid insulator and other rigid insulator are widely used in the insulation in the domestic refrigerator। ये तीन टाइप के जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से? एक रिजिड पॉलीयूरेथिन फॉर्म, दूसरा हो गया सेलुलर पॉलीस्टाइरीन एंड अदर रिजिड इंसुलेशन आर वाइडली यूज इन द इंसुलेशन ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। अब यहाँ पे आपके पास टाइप करेगा कि रिजिड इंसुलेशन क्या है। तो बेसिकली इट इज़ द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू द फूड ट्रैफिक। ये जो रेजिस्टेंस डिफॉर्म करता है, डिफॉर्मेशन व्हेन द सब्जेक्टेड टू द फूड ट्रैफिक। ठीक है, तो ये आपके बारे में हो गया कि कौन कौन सी इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं किसमें? डोमेस्टिक फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिमम थिकनेस ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस। अब ये भी एक चीज़ है कि ऑप्टिमम इंसुलेशन थिकनेस क्या है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि एज
एज इंसुलेशन इंक्रीजेज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ मैं बहुत स्लोली आपको समझा रही हूँ कि जैसे ही एज अ इंसुलेशन थिकनेस इंक्रीजेज, सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट विल इंक्रीजेज। जैसे ही थिकनेस हम इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एंड सेविंग इन एनर्जी कॉस्ट जो होगा हमारा वो भी इंक्रीज होगा, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ इंसुलेशन ऑन द पाइप और द वॉल विथ अ कर्वेचर सच एज इन द केस ऑफ टैंक इंक्रीजेस कंट्रीब्यूटिंग टू हीट लॉस। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे ही हम इंसुलेशन की थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इंसुलेशन के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। फिर क्या हो रहा है, जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है ऑफ द इंसुलेशन ऑन द पाइप, जो एक्सपोज्ड सरफेस एरिया है इंसुलेशन का ऑन द पाइप और द वॉल विथ अ कर्वेचर, पूरे कर्वेचर में, सच एज इन द केस ऑफ टैंक, इंक्रीज कंट्रीब्यूटिंग इन हीट लॉसेस। तो वो क्या कर रहा है, हीट लॉसेस को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो एज इंसुलेशन थिकनेस इंक्रीजेज, दूसरा पॉइंट ये है कि एज अ इंसुलेशन थिकनेस इंक्रीजेज, the cost of insulation material as well as the cost involved in applying the material increases। जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे इंसुलेशन का थिकनेस तो उसका मटेरियल का भी कॉस्ट इंक्रीज़ होगा और साथ ही साथ उसको उसमें कंस्ट्रक्ट कराने का भी कॉस्ट इंक्रीज़ होगा अप्लाई करने का। तो देयरफॉर क्या हो रहा है कि देयर विल बी अ मैक्सिमम थिकनेस beyond which the fixed cost is overtake the cost involved in the energy saving. This thickness is called optimum thickness। तो therefore क्या, एक हमने एक optimum thickness बना ली इंसुलेशन की, जो हमने ऑप्टिमम थिकनेस बना ली, जिसके बाद अगर हम उस थिकनेस से ज़्यादा करते हैं तो ही फिक्स्ड कॉस्ट हमारा ओवर करेगा कॉस्ट इन्वॉल्व इन दी एनर्जी सेविंग, ठीक है। तो इस थिकनेस को हम कह रहे हैं ऑप्टिमम थिकनेस, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। मैं फिर से बता रही हूँ कि ऑप्टिमम थिकनेस जो है क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, इंसुलेशन थिकनेस को हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो हीट लॉस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, लॉसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। और साथ ही में अगर हम इंसुलेशन थिकनेस इंक्रीज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन मटेरियल भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ में कॉस्ट इन्वॉल्व इन अप्लाइंग द मटेरियल इंक्रीजेज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो देयरफॉर वी फिक्स particular amount of maximum thickness beyond which the fixed cost overtaken the cost involved in the energy saving, and this thickness is called as optimum thickness, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल, समझाने के बाद सिंपल लगने लग जाता है, लेकिन आपको पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रिफ्रैक्टरी। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टरीज? तो रिफ्रैक्टरीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आप वर्ड्स बहुत ही पढ़ेंगे कंडक्शंस में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टरी। तो बेसिकली द रिफ्रैक्टरी आर अ सिरेमिक मटेरियल दैट हैज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर। सिरेमिक मतलब रिफ्रैक्टरी एक तरीके का सिरेमिक मटेरियल है जो कि कैपेबल है हाई टेम्परेचर को भी रजिस्ट करने में कैपेबल है, ठीक है। तो बल्क ऑफ रिफ्रैक्टरी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मिक्स हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारे पास बल्क ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल है वो कंसिस्ट करता है सिंगल और मिक्स हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड्स को, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट सच एज, कौन कौन से ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट है, लाइक सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड जिर्कोनियम एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन ऑक्साइड रेफ्रैक्टरीज ऑल्सो एग्जिस्ट करती है, जो कि इंक्लूड करती है कौन कौन से मटेरियल, सच एज कार्बाइड, नाइट्राइड, बोराइड एंड ग्रेफाइट। द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर एंड मटेरियल इट विल बी कॉन्टैक्ट विथ।
सो ये आपको समझने में बहुत इजी है कि रिफ्रैक्टरी एक तरीके का सिरेमिक मटेरियल है जिसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है हाई टेम्परेचर को भी रजिस्ट करने की। जो बल्क ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं सिंगल और मिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट सच एज मैंने बताया आपको सिलिकल, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिरकोनियम एक्सेट्रा। और नॉन ऑक्साइड रिफ्रैक्टरीज ऑल्सो एग्जिस्ट करती है जो कि इंक्लूड करती है मटेरियल सच एज कार्बाइड, नाइट्राइड, बेराइड एंड ग्रेफाइट। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स डिपेंड करता है ऑपरेटिंग फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड द मटेरियल इट विल बी इन कांटेक्ट विद। अब रिफ्रैक्टिवनेस भी एक टर्म आता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिवनेस। तो रिफ्रैक्टिवनेस इज of a material is the measure of its ability to withstand exposure to high temperature without undergoing appreciable deformation। मतलब कि ये एक मेज़र है मटेरियल का कि कितनी देर तक वो हाई टेम्परेचर में, मटेरियल कितनी देर तक हाई टेम्परेचर पे विदाउट डिफॉर्मेशन स्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन थे जो बेसिकली कंडक्शन पार्ट से पूछे जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको दोबारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं समझ के सुनिए। अगर उसके बाद भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो मेरा लेक्चर, मेरा इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।